नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात क्वाड समिट को लेकर हम करेंगे, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर, डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण और उसके तुरंत बाद जो क्वाड देश हैं उनके विदेश मंत्रियों की मुलाकात। इसके बाद चर्चा है कि भारत में अक्टूबर की बजाय अप्रैल में ही क्वाड समिट हो सकती है। इस पर आगे डिटेल से बातचीत करेंगे। साथ ही में क्या अमेरिका 20,000 भारतीयों को निकाल देगा जो अवैध प्रवासी के तौर पर वहां पहुंचे हैं? इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमेरिका के नए विदेश मंत्री ने भारत के सामने बात रख दी है कि अवैध प्रवासियों को भारत ले जाने का इंतजाम करे। इसको भी डिकोड आगे करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में बात बांग्लादेश की भी होगी, क्योंकि बांग्लादेश के कार्यकारी विदेश सचिव जो हैं वो चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। कभी पाकिस्तान और कभी चीन, इन दोनों के जाल में क्या बांग्लादेश फंस चुका है और क्या ये भारत के लिए आने वाले वक्त में बड़ा खतरा साबित हो सकता है? तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। देखिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ये पहली बड़ी बैठक, अमेरिकी विदेश मंत्री और एनएसए से मिले जयशंकर। मार्को रूबियो और एस जयशंकर के बीच द्विपक्षीय बैठक। अमेरिका में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। अमेरिका में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, ट्रंप प्रशासन में होने वाली पहली बड़ी बैठक। अमेरिकी विदेश मंत्री और एनएसए से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, मार्क रूबियो और एस जयशंकर के बीच बातचीत। अमेरिका में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बड़ी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक हुई है। मार्क रूबियो जो कि अमेरिका के नए विदेश मंत्री हैं, उनसे विदेश मंत्री एस जयशंकर की अहम मुलाकात हुई है और दोनों के बीच के मुद्दों पर चर्चा हुई है। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे डिटेल से इस खबर पे चर्चा के लिए। क्वाड देशों की अहम बैठक, अमेरिका में क्वाड देशों की बैठक, चारों देशों के विदेश मंत्री मिले। मार्को रूबियो बैठक में शामिल हुए, जो कि अमेरिका के अब नए विदेश मंत्री हैं। अमेरिका और भारत में द्विपक्षीय बैठक भी हुई। अमेरिकी एनएसए माइक वॉल्टस से भी विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई। क्वाड के लिए भारत आ सकते हैं ट्रंप, अप्रैल में हो सकता है क्वाड सम्मेलन और इस साल के अंत तक प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका भी जा सकते हैं। और तमाम रूपरेखा जो है अगले एक साल के लिए तैयार कर ली गई है भारत और अमेरिका के संबंधों की। तो क्या कुछ असर होगा भारत अमेरिका के रिश्तों पे डोनाल्ड ट्रंप के वापस आने का? क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर काफी ज्यादा एक्टिव इस वक्त अमेरिका में। जिस प्रकार से शपथ से पहले वो अमेरिका गए, शपथ के दौरान वो अमेरिका गए और अमेरिकी एनएसए और विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। थैंक यू सर। थोड़ी देर में हमें संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन मेजर जनरल राजन कोचर सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में शपथ से पहले भी और शपथ के दौरान भी, इस दौरान उन्होंने पुराने एनएसए से भी मुलाकात की, पुराने जो बाइडेन प्रशासन में जो विदेश मंत्री थे उनसे भी, एंटनी ब्लिंकन, उनसे भी मुलाकातें हुई। और अब शपथ के 8 से 10 घंटों के अंदर अंदर जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर की मार्को रूबियो के साथ, जो कि नए विदेश मंत्री हैं, उनके साथ मुलाकात, एनएसए जो अमेरिका के हैं उनके साथ मुलाकात। क्या संकेत दे रहे हैं कि आने वाले जो 1 साल, 2 साल, 4 साल है वो अमेरिका और भारत के लिहाज से इन मुलाकातों के क्या मायने हैं सर? राजेश जी, बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज क्वाड की मीटिंग इमीडिएटली हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जब स्वेरिंग इन के बाद इमीडिएटली उनको ये
मीटिंग जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर्स की हो रही है, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में ट्रम्प इंडिया आ सकते हैं और यहाँ पर भी मीटिंग के स्ट्रॉन्ग चांसेस है उनके यहाँ पे आने के। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अब आप देखिए कि चाइना को अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने कंटेन करना है, बिकॉज कम वॉट में चाइना ही एक ऐसा देश है आज जो यूनाइटेड स्टेट्स को चुनौती दे सकता है। और इसीलिए ट्रम्प कोशिश तो कर रहे हैं कि चाइना को अपने साथ रखें, जी पर साथ साथ एक डेटरेंस, हम इसको डेटरेंस बोलते हैं, डिप्लोमेसी बाय डेटरेंस। और डिप्लोमेसी तभी आपकी कामयाब होती है जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डेटरेंस हो। और इसीलिए ओके सर। मैं ये मानता हूं कि क्वाड एक डेटरेंस है चाइना के लिए, बिकॉज चाइना का जो साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में जिस तरीके की चाइना हरकत करता रहता है, आपने देखा होगा फिलीपाइंस के साथ भी चाइना उनकी शिपिंग और फिशिंग वेसल्स को तंग करता आया है। और जी आपने साउथ चाइना सी में भी देखा कि बाकी जितने भी कंट्रीज हैं साउथ चाइना सी में, उनको मुश्किल होती है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हम जिसको बोलते हैं, और उसमें यूनाइटेड स्टेट्स काफी अहम रोल प्ले करता है। तो और खास तौर पे इंपॉर्टेंस ये है कि भारत का होना क्वाड में। अब आप ओके देखिए, इसको मैं मानता हूं कि ये एक भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए गेम चेंजर है, बिकॉज क्वाड में आने से भारत को जो इंपॉर्टेंस वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में मिली है, वो शायद कोई भी संगठन में उसको नहीं मिली है। और एक और इंपॉर्टेंस है कि क्वाड में खाली 4 देश हैं। कोई भी जी दूसरा अगर आप संगठन देखें, ब्रिक्स को ले लीजिए, आप एससीओ को ले लीजिए, या आप G7 को ले लीजिए, G20 को ले लीजिए, जी उसमें काफी देश होते हैं। तो इसमें 4 ही देश होते हैं। और एक अहम क्वाड के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उभरी है, 2+2 बायलैटरल डायलॉग। और 2+2 और आपने बिल्कुल सर। इसको देखा होगा कि ये 2+2 डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे हर एक साल मिलते हैं। और इससे क्या होता है, बायलैटरल रिलेशंस भी मजबूत होते हैं, बिकॉज भारत जी को अगर जापान से टेक्नोलॉजी चाहिए, भारत को अमेरिका से टेक्नोलॉजी चाहिए, भारत को ऑस्ट्रेलिया की मदद चाहिए, तो जी सबकी जो, और फिर आपने देखा कि जॉइंट एक्सरसाइजेज होती है, मालाबार एक्सरसाइज होगी, मिलान एक्सरसाइज होगी, आपने काफी ऐसी एक्सरसाइजेज हमने देखी है जो इंडियन ओशन में भी होती है और इंडो पैसिफिक में भी होती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके इसको यहाँ पे आपके व्यूअर्स को याद दिलाना चाहूंगा, जो हमारा जो इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशन में, और जो हमारा कोस्ट लाइन है, जी सर तकरीबन 7,800 किलोमीटर का हमारा कोस्ट लाइन है। बिल्कुल सर। ये भारत को एक स्पेशल पोजीशन देता है क्वाड में। और ओके चाइना को थ्रेटन करने के लिए ये इंडियन ओशन का जो रीजन है, और यहाँ पे अमेरिका अपने बेसिस भी बना सकता है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात मैं कर रहा हूं, यहाँ पे जी जी अमेरिका को भारत को काफी सपोर्ट अपना दे सकता है। और लास्ट पॉइंट मेरा है कि जो आपका, हम थिएटराइजेशन की बात कर रहे हैं, थिएटराइजेशन में जो एक हमारा जो इसको अंडमान एंड निकोबार अपना कमांड आ रहा है, अभी एएनसी कमांड आ रहा है, वो जी एक बहुत अहम हिस्सा उसको बनने वाला है हमारी मजबूती क्वाड में लाने के लिए। और इसलिए मैं मानता हूं कि भारत और यूएस के जो रिलेशंस हैं, वो काफी हद तक मजबूत हुए हैं भारत के क्वाड में आने से। राजेश जी। जी जी संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, थैंक यू समय देने के लिए। मैं आपके पास आऊंगा संजीव जी, लेकिन चंद ये 2 मिनट मुझे और चाहिए होंगे। मैं वापस राजन कोचर सर के पास लौट रहा हूं। लेकिन सर, ये कहना डोनाल्ड ट्रंप का कि 100 दिन के अंदर वो चीन की यात्रा करेंगे, उसे हम कैसे देख सकते हैं?
अगर वो पहले शी जिनपिंग के पास मिलने आते हैं, बीजिंग जाते हैं, उसके बाद क्वेड की समिट को भारत में अटेंड करते हैं, उनके हिसाब से क्वेड की समिट का टाइम जो है पीछे कर दिया जाता है, तो इस पर भी तो सोचना होगा कि नहीं? देखिए, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ट्रम्प का मेन मकसद क्या है। जी। अमेरिका फर्स्ट, एक आपको याद ओके। होगा, उसको ट्रम्प ने अपने जब कैंपेन अपना कर रहा था उसमें अनाउंस किया था उसने अमेरिका फर्स्ट। वो जी। अमेरिका को फर्स्ट कैसे करेगा? दुश्मनी से वो नहीं कर पाए। और ओके। चाइना का जो आज एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है अमेरिका की तरफ, बिकॉज काफी हद तक आज भी अमेरिका चाइना की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। और आपकी जो जी। चिप्स हो गए या आपके जो जो सेमीकंडक्टर्स हो गए, आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो गया, तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि ट्रम्प को भी इस बात का एहसास है कि चाइना के साथ दुश्मनी करने से अमेरिका का भी नुकसान है। और इसलिए आपने देखा कि अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए जी जिनपिंग को इनवाइट किया था, और चाइना के वाइस प्रेसिडेंट गए थे वहां। तो जी। अगर हम इस चीज को देखें, इस पूरे जियो पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करें, तो ट्रम्प कोशिश करेगा चाइना के साथ एक अच्छे संबंध इसको रखने के लिए। और ठीक साथ सर। साथ जैसे मैंने आपको बताया, डेटरेंस बहुत जरूरी है। चाइना ओके। ओनली रिकॉग्नाइजेस पावर, और अगर आपके पास पावर है तभी चाइना आपके साथ हाथ मिलाएगा, अदरवाइज आपसे हाथ मिलाएगा नहीं। मिलाएगा नहीं। और चलिए मैं आता हूं आपके पास। संजीव जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार इसी मुद्दे पे चर्चा को लगातार जारी रखेंगे, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। क्योंकि एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे, वहीं चंद घंटों के बाद वहां पर क्वेड की समिट भी हो रही थी, और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के नए एनएसए से और विदेश मंत्री से भी मुलाकात की है। और हम संजीव श्रीवास्तव जी के पास चलेंगे। संजीव जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहूंगा सर। अभी चंद घंटे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद की शपथ लिए, और उन चंद घंटों के अंदर अंदर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, चाहे वो अमेरिका के नए विदेश मंत्री हों या एनएसए हों, दोनों से मुलाकात की। और उसके बाद जो चीजें निकलकर सामने आई कि क्वेड समिट अप्रैल के महीने में भारत में हो सकती है, डोनाल्ड ट्रंप उसमें शिरकत कर सकते हैं। किस प्रकार से इस बड़ी अहम खबर को, अपडेट को आप देखते हैं सर? देखिए राजेश जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस दूसरे कार्यकाल के दौरान भी क्वाड की जो पार्टनरशिप है वो गहरी होगी, और वो और अधिक सशक्त और मजबूत बनेगी। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ये डोनाल्ड ट्रंप ही थे कि जिन्होंने क्वाड की जो पार्टनरशिप को रिवाइव किया था। यद्यपि कि क्वाड का जो आइडिया है वो शिंजो आबे, जो जापान के महान प्रधानमंत्री जी। थे, उन्होंने 2006 में भारत की एक यात्रा के दौरान इस तरीके के विचार रखे थे, और जिसके के आधार पर क्वाड बना था। लोकतांत्रिक राष्ट्रों का जो साथ में आना, कॉन्फ्लुएंस ऑफ डेमोक्रेसीज इत्यादि की वो बातें करते थे। तो जाहिर है कि उसके आधार पर क्वाड बना था, और उसके क्वाड के बनने के पीछे स्पष्ट कारण ये था कि चाइना का जिस तरीके से एक अथॉरिटेरियन व्यवहार पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में दिखाई दे रहा है, चाइना जिस तरीके से फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम्स करता है और अपने व्यवहार में वो लगातार एग्रेशन ला रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए क्वाड को बनना चाहिए। लेकिन किन्हीं कारणों से, ऑस्ट्रेलिया के रिजर्वेशन की वजह से और अन्य हेजिटेशंस की वजह से क्वाड आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने क्वाड को फिर से रिवाइव किया, और इस जो लीडर्स की जो समिट है वो वहां पे शुरू हो गई। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान आपने देखा कि चंद घंटों के अंदर ही क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक भी हो गई है, और उसके बाद अप्रैल में क्वाड के लीडर्स की जो समिट है वो न्यू दिल्ली में हो सकती है, और उसमें राष्ट्रपति ट्रंप भारत आ सकते हैं। क्वाड के अन्य नेता, जापान ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप लीडर हैं वो भारत में यात्रा कर सकते हैं। तो क्वाड का जो इनिशिएटिव है वो और अधिक गहरा होगा और अधिक सशक्त और मजबूत बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो आप इनॉग्रल एड्रेस अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने भले से ही चाइना के
राष्ट्रपति को उन्होंने इनविटेशन क्यों न भेजा हो, उपराष्ट्रपति चाइना के वहां पर मौजूद क्यों न रहे हो, लेकिन चाइना को जी उन्होंने सीधी सीधी एक चेतावनी भी दे दी। पनामा कैनाल से संबंधित जब वो अपनी बात कर रहे थे तो चाइना का नाम भी लिया और कहा कि ये चाइना का जो प्रभाव है हम बढ़ने नहीं देंगे एंड हम लोग पनामा को जो कैनाल है उसको टेक ओवर करेंगे। तो ये चाइना का जो चैलेंज है वो डोनाल्ड ट्रंप बहुत भली भांति समझते हैं और कहीं ज्यादा डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन से आगे बढ़ करके वो प्रोएक्टिव होकर के चाइना के चैलेंज को डील करने की कोशिश करेंगे और उस प्रक्रिया में वो क्वाड को आगे बढ़ाएंगे। उस प्रक्रिया में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत के साथ भी वो अपने संबंधों को गहरा करेंगे और उनका जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो विजन है, उनका जो चाइना को एक चैलेंज करने का जो उनका लक्ष्य है वो तभी पूरा हो सकता है कि जब भारत जैसा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी और इंडो पैसिफिक रीजन का सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र यदि अमेरिका के साथ है, तभी अमेरिका अपने मागा के और उनका जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के विजन को हासिल कर सकता है। भारत के साथ अपने रिश्तों को खराब करके, भारत के साथ अपने रिश्तों को डाउनग्रेड करके वो इस तरीके के अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते और यदि भारत के साथ किसी तरीके का तनाव आता है तो इससे अमेरिका के ऊपर भी बड़ा असर पड़ेगा। इसी वजह से चूंकि भारत और अमेरिका की जो संबंधों की जो स्ट्रेटेजिक लॉजिक भी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि चाइना के चैलेंज को भी हमें डील करना है, दोनों लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और इस आधार पर भी ये भारत और अमेरिका के संबंध आगे बढ़ेंगे। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा जो आधार है जाहिर है कि भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों का कि हमारे जो शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड अपॉर्चुनिटी, शेयर्ड चैलेंजेस, ये तो आधार है ही। तो मेरा ऐसा मानना है राजेश जी कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो भी आगे बढ़ेंगे और जो मल्टीलैटरल जो कोऑपरेशन है क्वाड के माध्यम से वो भी सशक्त और मजबूत होगा। जी, ये जो क्वाड की समिट है क्या उस हिसाब से अरेंज की गई है ताकि 100 दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं बीजिंग की यात्रा करूंगा, तो क्या उस हिसाब से अरेंज की जा रही है कि पहले वो बीजिंग आए फिर दिल्ली का रुख करें या पहले दिल्ली आए उसके बाद बीजिंग का रुख करें? उस हिसाब से क्या अक्टूबर 7 इसको अप्रैल में किया जा रहा है सर? संजीव जी। नहीं, देखिए क्वाड की जो ये लीडर्स की जी मेरी आवाज आ रही है आप तक राजेश जी? हाँ आ रही है सर, आ रही है, बोलिए सर। हाँ देखिए ये जो क्वाड की लीडर्स की समिट थी ये होनी थी भारत में, किन्हीं कारणों की वजह से ये नहीं हो पाई। अमेरिका में जाहिर है कि अब इलेक्शंस इत्यादि आ गए, भारत में भी कुछ एंगेजमेंट थे अपने, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो एंड में ही ये बैठक आयोजित की जानी थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये आयोजित नहीं की जा सकी। और अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप जाहिर है कि वो भारत को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जो है समझते हैं भारत की महत्ता को। जो हमारे विदेश मंत्री CS जयशंकर जब इनॉग्रल एड्रेस में उनकी जो बैठने की जो पोजीशन उन्हें दी गई थी, उससे भी एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि भारत का जो स्थान है इस एडमिनिस्ट्रेशन में कितने महत्व का है। फ्रंट रो में वो बैठे हुए थे जहां पे डोनाल्ड ट्रंप अपना इनॉग्रेशन कर रहे थे, तो ये जो शपथ ले रहे थे, तो ये जो पूरी स्थिति है ये बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को दर्शाती है कि भारत का डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होने वाला है। और क्वाड की ये जो समिट है अवश्य ये एक डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मौका था और संभव है कि इस मौके को बुलाया जाएगा और ये जो लीडर्स की समिट आयोजित इस तरह से की जाएगी कि भारत की यात्रा भी करना और बिल्कुल सर अभी इंतजार रहेगा। मैं आता हूं फिर आपके पास, लेकिन मैं राजन कोचर सर आपके पास आ रहा हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में नहीं आए थे, जब तक उन्होंने शपथ नहीं ली थी, जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे तो डीप स्टेट को लेकर बड़ी बात किया करते थे सर, और हमारे अगल बगल में डीप स्टेट बहुत ज्यादा एक्टिव है। बांग्लादेश में डीप स्टेट ने तख्ता पलट कर दिया, पाकिस्तान में इमरान खान का तख्ता पलट कर दिया और बीच में डीप स्टेट की खबरें जो हैं वो हमारे नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर पर भी नजर आई। क्या इसके ऊपर कोई हम एक्शन डोनाल्ड ट्रंप से की तरफ से देख सकते हैं? मेरा कंसर्न जो है वो व्हाइट मैन और एक क्रिश्चियन स्टेट को लेकर है सर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने इसको रेज किया है, बिकॉज ये ट्रंप का भी एक मैनिफेस्टो है या उसकी एक स्ट्रेटजी है कि वो डीप स्टेट जिसको हम अमेरिका में एक्चुअली बोलते हैं और वो इसको कैसे हैंडल एक्चुअली करते हैं। ब्यूरोक्रेसी खास तौर पे डिपार्टमेंट ऑफ
गवर्नमेंट एफिशिएंसी आप जानते हैं कि DOGE करके जी। ट्रंप ने उसका गठन किया है। उसमें एलॉन मस्क है, उसको विवेक रामास्वामी को वहां से ईज आउट कर दिया गया है। और अब मैं एक छोटा एक्चुअली कमेंट इस पे भी देना चाहूंगा चाइना पॉलिसी के ऊपर एलॉन मस्क को लेके। आप ओके। देखिए, एलॉन मस्क के काफी इंटरेस्ट है चाइना में, और जो उनकी एंटायर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्रोजेक्ट्स है, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में है, और वहां से यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत रेवेन्यू मिलता है। और आज की डेट में एक ट्रेड सरप्लस है चाइना की तरफ $1 ट्रिलियन। तो ओके। एलॉन मस्क भी समझते हैं और ट्रम्प भी समझता है कि इमीडिएटली एंटी चाइना सेंटिमेंट्स को और बढ़ावा देना उनकी फॉरेन पॉलिसी के लिए सही नहीं होगा। इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो सॉफ्टनिंग अप हो रही है चाइना की तरफ, ये इसकी एक खास वजह ये है। अब आप डीप स्टेट की बात करेंगे तो अगर आपने ट्रम्प की बांग्लादेश के ऊपर स्टेटमेंट अगर आपने देखी है, तो वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्ट्रेटजी थी, आपका क्रिश्चियन स्टेट, और ये जो हम सुन रहे थे, ट्रम्प आई डोंट थिंक इसको आगे लेके जाएगा। और क्यों आगे लेके नहीं जाएगा, क्योंकि और अगर वो आगे लेके जाता है तो भारत के साथ उसके रिलेशंस खराब होते हैं। आपने देखा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम, पिछले अगर मैं एक साल की बात करूं, तो US और इंडिया के रिलेशंस में एक डाउनस्लाइड आया है। और जी। ट्रंप नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई भी इरिटेंट भारत और US के रिलेशन में आए, खास तौर पे जब ट्रंप को भारत की जरूरत है। आज जो सबसे बड़ी वर्ल्ड की मार्केट है वो है भारत। और जी। दूसरा मैं इसमें जिक्र अपना करना चाहता हूं आपका G414 इंजन टेक्नोलॉजी के लिए, जो बाइडेन ने भारत को देने से मना कर दिया था। और इसीलिए जी। आपने इसको देखा कि 414 की इंजन टेक्नोलॉजी अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। और इसको मुझे ये लगता है, और इसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर का बहुत बड़ा हाथ होगा, बिकॉज वो एक एम्बेसडर वॉशिंगटन में रहे, जो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। अगर आप मार्को रूबियो की बात करें, वॉल्ट्स की बात करें, ये सारे लोग जयशंकर के बहुत क्लोज हैं। और इसीलिए ओके। अब जब ट्रंप ने अनाउंस की थी अपनी कैबिनेट, तो आप जानते हैं कि एक स्टेटमेंट भी आई थी, और काफी एक्सपर्ट्स ने इसको बोला भी था कि ये एक प्रो इंडिया कैबिनेट है। तो अगर हम इस चीज को समझते हैं अच्छी तरीके से कि ट्रंप ने ऐसे लोग लगाए हैं जो भारत की ये तरफ अपना रुझान रखते हैं, तो उसका एक सिंपल रीजन है कि वो भारत से और गहरे संबंध स्टैब्लिश करना चाहता है। और इसीलिए जो आपका क्वेश्चन है डीप स्टेट का, ये जो ट्रंप इसको खत्म करके रहेगा, इसको ब्यूरोक्रेसी में वो ऐसे एलिमेंट्स को रिमूव करेगा जो इस डीप स्टेट की तरफ ये लोग काम करते हैं, और पूरा कंट्रोल ट्रंप अपने हाथ में रखेगा। आपने देखी है कि कांग्रेस में भी उसको मेजोरिटी मिल गई है, उसको सेनेट में जी। भी मेजोरिटी मिल गई है, और अपने इसको तरीके के लोग अपॉइंट कर रहा है वो। तो अल्टीमेटली ट्रंप के पास टाइम बहुत कम है, बिकॉज अभी ये उसकी सेकंड टर्म है, उसको थर्ड टर्म नहीं मिलने जी। वाली है, बिकॉज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एक उसको मैक्सिमम आप 2 टर्म्स ले सकते हैं। तो ट्रंप के पास 4 साल ही है, और इसीलिए वो अपने टारगेट्स को डेज में कर रहा है कि नेक्स्ट वो 90 और डेज में वो मैं क्या करूंगा। दिख रहा है। जी सर, लेकिन ये बड़ा अहम इश्यू था जिसको यस, मैंने आपसे समझने की कोशिश किया, और आपने काफी अच्छे से समझाया भी इसको कि क्या कुछ अब क्रिश्चियन स्टेट की जो बात थी, व्हाइट मैन का, डीप स्टेट का क्या आगे होगा। मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूं सर, उसके बाद संजीव जी सीधा आपके पास आऊंगा, क्योंकि ये भी समझना होगा कि 18,000 भारतीयों को क्या अमेरिका निकाल देगा, और भारत उनको उनको लेकर कितना तैयार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। अवैध प्रवासियों पर डोनाल्ड ट्रंप बेहद सख्त, 18,000 अवैध प्रवासी भारतीयों पर भी गिरेगी गाज।
अमेरिका ने जयशंकर के सामने उठाया मुद्दा। 18,000 भारतीयों को वापस लाने की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध प्रवासियों पर डोनाल्ड ट्रंप बेहद सख्त। अवैध प्रवासियों पर डोनाल्ड ट्रंप बेहद सख्त। 18,000 अवैध प्रवासी भारतीयों पर गिरेगी गाज। अमेरिका ने एस जयशंकर के सामने उठाया मुद्दा। 18,000 भारतीयों को वापस लाने की तैयारी में भारत। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए। भारत आएंगे 18,000 भारतीय। अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा अवैध प्रवासी, इनमें से 18,000 से ज्यादा अवैध भारतीय वहां पर मौजूद। विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने ये अमेरिकी विदेश मंत्री ने मुद्दा उठाया। अमेरिकी विदेश मंत्री से मिले थे एस जयशंकर। भारतीयों को वापस लाने की तैयारी है और कहा जा रहा है कि इसके बदले H-1B वीजा कार्यक्रम की अमेरिका प्रोटेक्शन कर सकता है। इसको समझना होगा, ये बड़ा गंभीर मुद्दा। और हम सीधा संजीव श्रीवास्तव जी के पास चलेंगे। संजीव जी, अवैध प्रवासियों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान भी और शपथ ग्रहण करते वक्त भी काफी सख्त दिखाई पड़े, और अब जब विदेश मंत्रियों, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई तो अमेरिका की तरफ से कह दिया गया कि 18,000 आपके भी अवैध प्रवासी यहां पर हैं, उनको आप ले जाइए। क्या भारत सरकार के पास ऑप्शंस हैं? क्या कुछ किया जाएगा सर अब आगे? सर देखिए राजेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो इमाइग्रेशन के ऊपर जो रुख है वो काफी सख्त रहेगा, और उसके जो प्रमाण है वो दिखने शुरू हो चुके हैं। और वो इलीगल इमाइग्रेंट्स, अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स, जिन्होंने अवैध तरीके से अमेरिका में शरण ली है, उनको एक डिपोटेशन, मास डिपोटेशन की वो बातें कर रहे हैं। और जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अमेरिका फर्स्ट का अप्रोच है, और वो प्रखर राष्ट्रवादी है, अपने हितों, अमेरिका के हितों को पहले देखना, और उसमें जाहिर है कि वो इस प्रक्रिया में जो इलीगल, जो अवैध रूप से प्रविष्ट हुए, जहां कहीं के भी नागरिक हैं, उनको वो डिपोर्ट करने की प्रक्रिया वो शुरू करने जा रहे हैं। और इस प्रक्रिया में जैसा कि आपने बताया कि 18,000 हमारे जो भारतीय नागरिक भी हैं, जो कि अमेरिका में किसी तरीके से उन्होंने प्रवेश ले लिया था, लेकिन उनके पास जाहिर है कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनको वापस लाना होगा। लेकिन आप जानते हैं राजेश जी कि हमारी सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व की ये सरकार है, अपने नागरिकों को संकट में नहीं छोड़ती है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार वो सारे बंदोबस्त करेगी, वो सारे ऐसे उपाय करेगी जिससे कि हमारे इस तरीके के जो नागरिकों को स्वदेश वापस लाया जा सके, और इस दिशा में भारत यथोचित कदम उठाएगा। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि अभी ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अर्ली डेज हैं, और उनके द्वारा जो कैंपेन ट्रेल के दौरान किए गए प्रॉमिसेस हैं, उनको दिखाने के लिए कि वो बिल्कुल उसे सख्ती से लागू करेंगे इत्यादि इत्यादि, वो सारे फैसले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन कर रहे हैं। लेकिन उनके बहुत सारे जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं वो अभी कोर्ट्स में, अमेरिका की कोर्ट्स में उसको चैलेंज किया जाएगा, और वो चैलेंज करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जैसे कि बर्थ राइट सिटीजनशिप को समाप्त करने को लेकर के उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, वो जाहिर है कि अमेरिका के न्यायालयों में उनसे चुनौती दी जा रही है। पिछले कार्यकाल के दौरान हमने देखा था कि H-1B वीजा को लेकर के भी उन्होंने जो सख्ती दिखाई थी, वो वहाँ के जो लोग हैं, जो सिविल राइट ग्रुप्स हैं, और बहुत सारे ऐसे जो लॉयर्स हैं, वो जाकर के उन्होंने कोर्ट्स में उसको चैलेंज किया, और अमेरिका की कोर्ट्स ने बहुत ही सख्ती दिखाते हुए अनेक ऑर्डर्स को निरस्त कर दिया था। क्योंकि देखिए राजेश जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप भले से ही इमाइग्रेशन के ऊपर टफ स्टैंड रखें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को और उनकी जो पूरे एस्टेब्लिशमेंट को इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक नेशन ऑफ इमाइग्रेंट्स है, और इमाइग्रेंट्स ने ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बनाया है। जो आज डोनाल्ड ट्रंप के और जो बाइडेन के जितने भी लीडर्स हैं, उनके अगर पूर्वजों में आप चले जाएं तो उनको, उनकी जो रूट्स हैं आपको यूरोप में जाके दिखेंगे, बहुत सारे लोगों के जो रूट्स अफ्रीका में दिखेंगे, बहुत सारे लोगों के रूट्स हैं एशिया में होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ठीक है, वर्तमान समय में वो अमेरिका फर्स्ट वगैरह की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये अमेरिका बना कैसे? अमेरिका को बनाया किसने? ये इमाइग्रेंट्स ही थे जिन्होंने अमेरिका को बनाया है। और अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट की बातें करता है, और यदि आप कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को
जो है वायलेट करते हुए कोई ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर देंगे और आप सोचेंगे कि वो चैलेंज नहीं होगा, तो आई थिंक इट विल नॉट गो अनचैलेंज और इट विल बी चैलेंज। ओके। और ये चैलेंज की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि इमाइग्रेशन के ऊपर उनका रुख शुरुआती दौर में टफ जरूर दिख रहा है, लेकिन अभी उनको जिस तरीके के चैलेंजेस सामने आने वाले हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, उसके बाद उसमें थोड़ी नरमी आ सकती है और हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी हम बिल्कुल कंक्लूजन पे ठीक है। नहीं पहुंच सकते कि ये जो 18,000 भारतीय है वो कल ही वापस आ रहे हैं। ऐसा अभी हमें थोड़ा वेट करना होगा 1 करोड़ से ज्यादा और लोगों उस को हिसाब से निकालना जैसे जैसे वहां परिस्थितियां बने। जी। क्योंकि एक करोड़ से ज्यादा लोग हैं अवैध प्रवासी, उनको निकालना, उनको आम जनता में ढूंढना भी इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मैं चलिए राजन कोचर सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस मुद्दे पर जानना चाहूंगा। लेकिन जब मैं संजीव जी की बातें सुन रहा था तो मुझे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की याद आ रही थी सर। अब हमारे जब चुनाव आते हैं, हम लगातार रोहिंग्या को निकालने की, बांग्लादेशियों को निकालने की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि हमें उस मामले में थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं। क्या अमेरिका से इस चीज को लेकर हमें सीखने की जरूरत है कि हमें कड़क होना पड़ेगा? अवैध प्रवासियों को लेकर अगर अमेरिका सख्त हो सकता है तो हमें भी और ज्यादा सख्ती दिखाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे तो तादाद और ज्यादा है। देखिए राजेश जी, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स का जो मामला है, ये खाली अमेरिका तक सीमित नहीं है। ये आपने जी जी करेक्टली आपने बोला है कि भारत में भी हम, खासतौर पर रोहिंग्या का आपने जिक्र किया है, तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इनको अपना वोट बैंक बना के रखते हैं। और हमने असम में भी देखा इतना जी जो वहां पे इलीगल अपने इमिग्रेंट्स है। अभी हम मणिपुर में भी अगर हम इसको डिस्कस करते हैं आपके प्रोग्राम में और वैसे भी, तो हम इसको देख रहे हैं कि मणिपुर में भी इलीगल इमिग्रेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जी और अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूंगा कि ये जो इलीगल है आज, आपने इनको लीगल कर दिया, बिकॉज इन सबके पास पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, सब कुछ है। तो अब आप इनको इलीगल इमिग्रेंट्स तो आप नहीं बोल पाएंगे। अब इसीलिए मैं ये इस चीज को स्ट्रेस करना चाहता हूं कि भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है, वो जब ऐसे लोग आके बसेंगे जिनको भारत से प्यार नहीं है, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है, और वो खाली इधर आए हैं अपने पर्सनल गेन के लिए कि उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, रोजी रोटी मिलती है, बिकॉज वहां पे उनको कुछ नहीं मिलता था। तो गवर्नमेंट को, जैसे हमने एक इसको सिटीजन्स रजिस्टर, इसका एक हमने स्कीम अपनी निकाली थी, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में। एनआरसी। जी हाँ हाँ हाँ, एनआरसी, इसको नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, और फिर उसमें हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। बहुत जरूरी है कि सीए और एनआरसी जैसे हमारे जो कानून है उनको एक सख्ती से लागू करना चाहिए। अपना वोट बैंक बना के आपको सोचना नहीं है कि इससे हमको कितने वोट्स का नुकसान मिलेगा, या हमको, आप अपने देश की नुकसान के बारे में सोचिए। जो हमारी सिक्योरिटी, हमारे जो इश्यूज हैं उसके बारे में सोचिए। आपने अभी सैफ अली खान का इंसिडेंट भी आपने देख लिया जी कि उसके साथ वहां पे क्या हुआ, और इसको जो आदमी था वो बांग्लादेशी था। तो इस तरीके की अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी हम लोग नहीं जागेंगे, और अभी टाइम आ गया है जागने का, क्योंकि अभी हमने काफी कुछ ऐसे लोग हमारे देश में घुस ऑलरेडी चुके हैं। तो इनको स्लोली आइडेंटिफाई करके बाहर भेजना बहुत जरूरी है। और मैं ट्रंप को सपोर्ट करता हूं, और इसको हमको बुरा नहीं मानना चाहिए कि अगर हमारे 18,000 लोग वापस आ जाएं, बिकॉज कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसकी जमीन पर इलीगल इमिग्रेंट्स है। हमको इसको
कंपेयर नहीं करना है कि अमेरिका बिल्कुल सर। में इमिग्रेशन होती थी और इतने लोग वहां पे बस गए। वो सारे लीगल हैं और वो ओके। इसको तरीके से बसे हुए हैं। ये लोग इसको गए हैं, ये कुछ तो कनाडा के थ्रू जाते हैं और कुछ अपने इसको स्मगल करके ये ले जाते हैं। हमारे ऑपरेटिव्स हैं यहाँ पे जो इनसे पैसे लेते हैं, वो एक बिजनेस बन जी। चुका है। अब बहुत जरूरी है, अगर कोई भी देश ये अपने हित के बारे में अगर सोचे और अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए सोचे, तो उसको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। और आई थिंक भारत को भी सीख लेनी पड़ेगी और भारत को भी इस तरीके के सख्त अपने कदम लेने पड़े। चलिए, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, मैं बस आखिरी एक मिनट के लिए संजीव जी आपके पास जाना चाहूंगा। संजीव जी, मेरी एक और अहम पॉइंट था जिस पर मुझे बात करनी थी, लेकिन समय थोड़ा सा कम पड़ गया। बांग्लादेश के कार्यकारी उन्हें विदेश मंत्री कहें, वो चीन के दौरे पर हैं और वहां पर चीन से जाकर लोन में रियायत मांगी है कि जो 20 साल के लिए दिया था अब उसे आप 30 साल में कर दीजिए ताकि हम आराम से चुका पाए। अब किस प्रकार से बांग्लादेश के इन पैंतरों को आप देखेंगे? लास्ट का 1 मिनट बचा सर, थोड़ा समझा पाएंगे? अनम्यूट कर लीजिएगा सर, आपकी आवाज म्यूट है संजीव जी। संजीव जी अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए देखिए राजेश जी, मैं भी इस बात को समर्थन करता हूं कि जो इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं, अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या बन सकते हैं, ऐसे लोगों का डिपोर्टेशन होना चाहिए और उनके मूल स्थानों पर होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो कि वहां पर वहां की सोसाइटी के लिए एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। उनकी पाथ टू सिटीजनशिप जिसको कहते हैं, उसको भी इंश्योर करने के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि अपना क्रेडिबिलिटी उनकी बहुत ऊंची है, बड़ी है, ऐसे लोगों के बारे में एक सहानुभूतिपूर्ण विचार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। मैं इस बात को अवश्य कहूंगा। जो आपने बांग्लादेश और चाइना के बारे में कहा, देखिए ये जो बांग्लादेश की जो सरकार है, ये गैर निर्वाचित सरकार है, ये जनता के द्वारा चुनी गई सरकार नहीं है और ये अनेक ऐसे कदम ले रही है कि जिसके के ऊपर अनेक तरीके के प्रश्न उठ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ संबंधों को बढ़ाने की बात हो, चाहे वो चाइना के साथ अभी ये जो विजिट वगैरह कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग की बात अवश्य कर रहे हैं। और ये इस बात को दर्शाता है कि ये जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है वो आर्थिक मोर्चे पर लगातार घिरती जा रही है और अब उसको ये इस बात का दबाव उसके ऊपर आ रहा है कि यदि रीस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई तो फिर हमें आर्थिक रूप से भी चुनौती हमारे लिए खड़ी हो जाएगी। अराकान आर्मी ने उन्हें पहले ही परेशान कर रखा है, एक बड़े भूभाग पर कब्जा भी कर लिया है। तो ऐसे में ये जो सरकार है, मेरा ऐसा मानना है कि अपना जो जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से निभा पाने में निभा नहीं पा साबित रही है और इसका एक बिल्कुल आने वाले एक समाधान ये भी हो सकता है कि वहां पर जल्द से जल्द इलेक्शंस हो और इलेक्शंस के बाद जो सरकार बनेगी उसी से हम कोई उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन मोहम्मद यूनिस फिलहाल इलेक्शन के मूड में तो नजर नहीं आ रहे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। मेजर जनरल राजन कोचर सर बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।